नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के कंप्लीट सिलेबस का उत्तर लेखन अभ्यास किस प्रकार किया जाए, कैसे अच्छे अंक लाए जाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, 1 फरवरी के लिए जो प्रश्न आपको दिए गए थे, उन प्रश्नों में पहला मुद्दा था अपभ्रंश का परिचय, अपभ्रंश के भेद और इसकी विशेषताएं। और जो दूसरा प्रश्न था दोस्तों, वह था हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। यकीन कीजिए, इन मुद्दों पर यदि आप पकड़ बना लेते हैं, अपभ्रंश का परिचय, भेद, उसकी विशेषताएं और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, तो फिर जो पहला यूनिट है भाषा खंड का, अपभ्रंश अवहट्ठ प्रारंभिक हिंदी, उसमें आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। ये मेरा आप लोग विश्वास कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी भाषा का जब परिचय देते हैं तो परिचय का अर्थ क्या होता है, उसकी एक संपूर्ण जानकारी। यानी परिचय में ही याद रखिए, भेद भी छिपा है, विशेषताएं भी छिपी हैं। और उसी परिचय में कहीं ना कहीं हिंदी का विकास भी छिपा है। इसलिए आपको गुमराह करने के लिए एक प्रश्न है, अपभ्रंश का परिचय दीजिए। तो जब आप किसी का परिचय देते हैं तो क्या बताते हैं? उसका जन्म कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन हैं, वह क्या करता है, उसके योगदान क्या रहे हैं समाज में, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, यही तो परिचय देते हैं। यानी परिचय में ही सारी बातें छिपी हुई हैं। तो जब परिचय देते हैं दोस्तों, तो उसमें जन्म, उस भाषा का विकास, उसकी रचनाएं, उस भाषा के रचनाकार, उस भाषा की काल सीमा कब से कब तक रही है, उस भाषा के जो अनुप्रयुक्त स्वरूप हैं या उस भाषा का जो प्रयोग है। और इतना ही नहीं, वह आगे चल कर के भाषा किस प्रकार अन्य भाषाओं के विकास में सहयोगी हुई। तो जब इतनी बातों की चर्चा करते हैं और साथ ही उस भाषा की विशेषताएं क्या रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपने पूरा प्रश्न तैयार कर लिया। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बात से आपका उत्तर तैयार होता है। इस शब्द को पकड़िए। जब आप भूमिका लिखिए, यानी उत्तर का जो पहला भाग है, भाग 1, याद रखिए उत्तर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। भूमिका भाग 1, आप पैराग्राफ में सारी बातों को लिखते रहें। तो उसमें बताएं कि अपभ्रंश अप और भ्रंश से बना है। भ्रंश का अर्थ टूट फूट। भाई, भ्रंश घाटी क्या है? कोई प्लेट टूट जाए तो नीचे का हिस्सा भ्रंश घाटी, ऊपर का हिस्सा भ्रंश पर्वत, मोड़दार पर्वत। और अप का अर्थ बुरी तरह।
मतलब साफ है कि जब कोई भाषा आम आदमी के लिए जटिल होती है तो उसके बिगड़े उच्चारण से बोली का जन्म होता है। ये हम लोग सीख के आए हैं। अपभ्रंश का जन्म भी कुछ इसी प्रक्रिया से हुआ। संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की, अभिजात वर्ग की, पंडित और राजन्य वर्ग की भाषा बन गई। कौन? संस्कृत। तो आम आदमी के लिए, जन सामान्य के लिए जटिल हुई, विकृत हुई, असहज हुई और फलस्वरूप संस्कृत के बिगड़ने से पाली का जन्म हुआ। संस्कृत पहली बार बिगड़ी तो पाली कहलाई। दोस्तों, कोई भी बोली भाषा का भी रूप लेती है यदि उसका साहित्यिक प्रसार हो, यदि उसका धार्मिक सांस्कृतिक प्रसार हो, यदि वह व्याकरण से जुड़ जाए, साहित्य से, राजकीय संरक्षण से। पाली के साथ भी यही हुआ। पाली भी जब व्याकरणिक और साहित्यिक रूपों से सज संवर कर भाषा बनी तो फिर विकृत हुई और प्राकृत का जन्म हुआ। यानी संस्कृत दूसरी बार जब बिगड़ी तो प्राकृत भी जैन धर्म से जुड़कर, साहित्य से जुड़कर, जैन साहित्य से जुड़कर के राजकीय संरक्षण, यदि आप देखें तो राष्ट्रकूटों वगैरह के द्वारा प्राकृत को भी जब साहित्यिक व्याकरणिक संरक्षण प्राप्त हुआ, साहित्यिक व्याकरणिक रूपों में सज संवर कर एक परिनिष्ठित या स्थिर या परिपक्व भाषा बनी, तो इसके भी बिगड़ने से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। यानी अपभ्रंश तीसरी बार, थर्ड टाइम बिगड़ी। मतलब संस्कृत बिगड़ी तो पाली, पाली बिगड़ी तो प्राकृत, प्राकृत बिगड़ी तो अपभ्रंश। एक बार बिगड़ी संस्कृत, दूसरी बार बिगड़ी, तीसरी बार बिगड़ी, बार बार बिगड़ी, यानी बुरी तरह बिगड़ गई। इसीलिए अपभ्रंश शब्द अप और भ्रंश शब्द से मिलकर बना है। अप एक उपसर्ग है जिसका जनरली अर्थ खराब से लिया जाता है। कैसे? अपयश, अपमान। तो आप देखेंगे अपसंस्कृति। दोस्तों, अपकार मतलब अपभ्रंश कुछ और नहीं, बुरी तरह बिगड़ी भाषा या च्युत भाषा या गिरी हुई भाषा या स्खलित भाषा का नाम है। चूंकि संस्कृत के बार बार बिगड़ने से इसका जन्म हुआ। पहली बार संस्कृत बिगड़ी पाली, इसीलिए पाली प्रथम प्राकृत है। दूसरी बार बिगड़ी प्राकृत, प्राकृत द्वितीय प्राकृत है। और अपभ्रंश तीसरी बार बिगड़ी तृतीय प्राकृत। अब देखिए, जब आप किसी का परिचय देते हैं तो क्या आप ये भी बताते हैं कि उसका कोई और उपनाम है क्या? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने गए। क्या कमाल की बात है। तो अपभ्रंश बुरी तरह बिगड़ी भाषा है। इसे तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना गया। देखिए, भूमिका में 2 बात आपकी जुड़ गई। जब आपने भूमिका तैयार की तो ये 2 बातें जुड़ गईं। अपभ्रंश का अर्थ बुरी तरह बिगड़ी भाषा से है और इसे तृतीय प्राकृत भी कहा गया।
प्राकृत यानी बिगड़ना, स्वाभाविक हो जाना, सहज हो जाना, है या ना दोस्तों। अब इसमें कुछ और बातों को जोड़िए कि भाई एक बात तो आपने जोड़ दी कि अपभ्रंश का क्या अर्थ है, और फिर दूसरी बात आपने यह बता दी कि किस प्रकार यह तृतीय प्राकृत है। जब कुछ और बातों की चर्चा करेंगे तो आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। कि किस प्रकार जब प्राकृत साहित्यिक और व्याकरणिक रूपों से सज संवर कर बृहत क्षेत्र की भाषा बनी। सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में प्राकृत फैल गई, मगध में गई मागधी प्राकृत, मथुरा आदि पश्चिमी क्षेत्र में गई सौरसेनी प्राकृत, मथुरा और बिहार मगध के बीच जो प्राकृत प्रसारित हुई अर्धमागधी, पहाड़ों में जो गई खस प्राकृत, राजस्थान में जो गई राजस्थानी या उपनागर प्राकृत, गुजरात में जो गई नागर प्राकृत, ऐसे ही सिंध में जो गई ब्राचड़ प्राकृत, तो देहाती क्षेत्रों में गई तो आभीर या ग्राम्य प्राकृत। प्राकृत जब साहित्य से और व्याकरण से समृद्ध होकर बृहत क्षेत्र की भाषा बनी, तो ऐसे में प्राकृत के जन सामान्य के विकृत रूप से, यानी प्राकृत जब भाषा बनी तो जन सामान्य इसका ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर पाया, ऐसे में प्राकृत के बिगड़े रूप से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों? एक प्रश्न उठता है, उसे बोर्ड पर समझिएगा कि संस्कृत का कर्म पाली प्राकृत में कम बना और अपभ्रंश में काम बन गया। ऐसे ही पुत्र पुत्त बना और उससे अपभ्रंश औहट में पूत बना, मित्र से मीत बना। तो प्रश्न उठा कि क्या संस्कृत के बिगड़े शब्द अपभ्रंश बने या प्राकृत भाषा बिगड़ करके अपभ्रंश बनी? समझिएगा, लॉजिक है। संस्कृत बिगड़ी पाली, पाली बिगड़ी प्राकृत, प्राकृत बिगड़ी अपभ्रंश। लेकिन भाई भाषा में एक पूर्वापर संबंध होता है। संस्कृत ने सहज होकर पाली को विकसित किया, पाली और सहज होकर प्राकृत को, और प्राकृत के और सहज रूप से, सरल रूप से, विकृत रूप से अपभ्रंश का जन्म हुआ। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा कि अपभ्रंश कुछ और नहीं, एक तरफ संस्कृत के शब्दों का विकृत रूप है, यानी संस्कृत के शब्द बिगड़े तो अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा का विकृत रूप है। देखा जाए तो कुल मिला के संस्कृत का ही विकृत रूप है। लेकिन जब पूरी भाषा संस्कृत बिगड़ बिगड़ करके आई तो पाली प्राकृत अपभ्रंश बनी और संस्कृत के शब्द ही बिगड़े। अब सोचिए, अग्नि से अग्गी, उससे आग। अरे हाँ या ना भाई? मित्र से मित, उससे मीत।
पुत्र से पुत्र उससे पूत, कर्ण से कर्ण उससे कान, पर्ण से पण उससे पान, हस्त से हत्त उससे हाथ। अरे हाँ या ना भाई, कार्य से कज्ज उससे काज, बिगड़ते बिगड़ते। ब्राह्मण से बामण उससे बामन या बामण, मतलब कि जो अपभ्रंश भाषा थी वो कुछ और नहीं, या तो संस्कृत के शब्दों का विकृत रूप है या फिर प्राकृत भाषा का विकृत रूप है। कुल मिलाकर संस्कृत का ही विकृत रूप है। संस्कृत भाषा बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश बनी। संस्कृत के शब्द भी बिगड़ बिगड़ के बुरी तरह बिगड़ करके अपभ्रंश बने। दोस्तों, जब भी आप किसी भाषा का परिचय देते हैं तो आपको कई चीज़ों की जानकारी देनी पड़ती है। जैसे आपने नामवर सिंह की चर्चा की, तो कुछ बड़े आचार्यों या भाषाविदों के नाम भी लें भाई। कि यदि आप कहें कि भाषाविदों ने यह माना, उन भाषाविदों में आप कई आचार्यों, व्याकरणों आदि के नाम ले सकती हैं। जैसे आचार्य रुद्रट, दंडी और भामह, ये तीनों आचार्य थे। संस्कृत के उद्भावक आचार्य भी थे, व्याख्याता भी थे, कुछ नए सिद्धांतों को जन्म भी दे रहे थे, उनकी व्याख्या भी। इन तीनों ने माना, देखिए ये एक इतिहास की बात करते हैं कि कुछ पश्चिमोत्तर बाह्य जातियां, पश्चिमोत्तर बाह्य जातियां जैसे आभीर, गुर्जर, जाट। जाहिर सी बात है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये तीनों जातियां बसी हुई हैं। इनका एक तरीके से वहाँ उनकी सघन आबादी है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो इतिहास का इन्होंने देखिए किस प्रकार प्रयोग किया कि कुछ पश्चिमी बाह्य जातियां भारत के मध्य क्षेत्रों में आकर के बस गईं। ऐसे भी समझिए हम आर्य बाहर से ही तो आए थे। आरंभ में इनके द्वारा संस्कृत का बिगड़ा या विकृत उच्चारण किया जा रहा था, यानी संस्कृत के विकृत रूपों का उच्चारण ये जातियां कर रही थीं। कालांतर में जब ये जातियां राज सत्ता से जुड़ी, कालांतर में जब ये जातियां राज सत्ता से जुड़ी, तो इनकी विकृत बोली, यानी संस्कृत से बिगड़ करके जो संस्कृत का ये विकृत उच्चारण कर रहे थे, तो इनकी विकृत बोली राजकीय संरक्षण पाकर, क्या पाकर के, स्थिर भाषा बनी और अपभ्रंश के नाम से जानी गई। क्या कमाल की बात है। आप इनके इस तथ्य को भले ही ना स्वीकार करें, लेकिन इस बात के पीछे की वैज्ञानिकता को तो स्वीकार कर ही सकते हैं कि कोई बोली राजकीय संरक्षण या प्रशासनिक प्रयोजन को पाकर जुड़कर भाषा बनती है। दूसरी बात कि भाई ये तीनों जातियां राज सत्ता से जुड़ी, और इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने यहाँ अग्निवंशी क्षत्रियों की चर्चा की जाती है। यज्ञ आदि के द्वारा जो क्षत्रियों में शामिल कर ली गईं और उन्होंने राजपाट किया,
भाई चाहे आभिर या यादव शासक हों, कलचूरी के, होयसल के, जितना मुझे याद है, गुर्जर प्रतिहार शासकों की आप उपेक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल इतिहास की बात है। और राजा सूरजमल हों, राजा भरत सिंह, बदन सिंह, कई ऐसे जाट शासक भी रहे। तो जब ये जातियाँ भारतीय क्षेत्र में आई, यानी संस्कृत के संपर्क में आई, तो भाई कोई भी बाहर का आदमी किसी क्षेत्र में जाए, अब आप अचानक यहाँ से पंजाब चले जाएं, तो क्या आपको पंजाबी अच्छी तरह से बोलने आएगी? जो बच्चे दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र, तो अचानक क्या आप सीख गए असी तो चंगा तुसी सुनाओ या हुण तुसी आराम करो? भाई गाना वाना सुन करके थोड़ा बहुत बोल लें। आजकल फिल्मों में देखें तो भोजपुरीकरण किया जा रहा है, तो क्या आप अचानक भोजपुरी बोलने लग जाएंगे? या अचानक आपको छोड़ दिया जाए दक्षिण भारत, तो आप दक्षिण भारत की बोलियां बोलने लग जाएंगे क्या? राइट रा, अपची तिंतवा, कुचेंडी अम्मा, क्या बोलने लग जाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, गलत सलत बोलेंगे। ये बाह्य जातियाँ यानी पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जातियाँ जब संस्कृत के संपर्क में आईं, तो संस्कृत का इन्होंने विकृत उच्चारण किया, और कालांतर आगे चलकर जब ये राज सत्ता से जुड़ी, तो इन्हीं की बोली राजकीय संरक्षण पाकर, प्रशासनिक प्रयोजन से जुड़कर भाषा के रूप में स्थापित हुई। और चूंकि वह संस्कृत का विकृत रूप थी, इसलिए उसे अपभ्रंश कहा गया। किसने ऐसा कहा? आचार्य दंडी, रुद्रट, भामा ने। अरे हाँ या ना दोस्तों? कहते हैं कि संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने लिखा, और आचार्य पतंजलि ने उसी व्याकरण की व्याख्या लिखी या उस पर टीका लिखी महाभाष्य के नाम से। जरा इनकी भी बात लेते हैं। आचार्य पाणिनि और पतंजलि ने एक और तथ्य की चर्चा की। इन्होंने कहा कि संस्कृत के शुद्ध शब्द, इनकी भाषा थी संस्कृत के शुद्ध और साधु शब्द, संस्कृत के शुद्ध शब्द, साधु शब्द लोक सामान्य, जन सामान्य में बिगड़ते गए, और बिगड़ने के बाद उन्हीं से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, आप कालिदास का उल्लेख कर सकते हैं कि कालिदास के नाटकों में संस्कृत भाषा मिलती है, लेकिन अपभ्रंश का भी उल्लेख है। जाहिर सी बात है कि कालिदास यदि गुप्त काल से जुड़े हुए थे, तो गुप्त काल के दौरान आप देखें तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश प्रसारित होने लग गई थी। कैसे? अपभ्रंश की काल सीमा 500 से 1000 ईस्वी है, और कहीं ना कहीं गुप्त काल को अगर आप जोड़ें तो उसके इर्द गिर्द की काल सीमा ठहरती है। कालिदास की एक कहानी कि जिस डाल पे बैठे थे उसे ही काट रहे थे। कुछ पंडितों ने, जो विद्योत्मा नाम की महाविदुषी महिला से हार गए थे, बदला लेने के लिए सोचा कि क्यों ना इस घमंडी महिला की शादी एक अत्यंत मूर्ख व्यक्ति से करा दें। तो कालिदास से उन लोगों ने यह बोल करके सब कुछ तय करार कर लिया कि आपका विवाह एक अतिशय प्रकांड पंडित से कराने जा रहे हैं हम, लेकिन समस्या यह है कि अभी वो चंद्रायण व्रत किया हुआ है, मौन व्रत किया हुआ है। ऐसे में वह बोलने की स्थिति में नहीं है और बोलना भी नहीं चाहता, इसीलिए प्रतीकात्मक शास्त्रार्थ होगा। आगे की कहानी आप जानते हैं कि किस प्रकार विद्योत्मा ने प्रश्न किया। कालिदास को लगा कि एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है, इसलिए उन्होंने दो उंगली दिखाई। पंडितों ने कहा, आपने तो कहा कि ब्रह्म एक है, लेकिन इन्होंने कहा कि जीव और जगत दो रूपों में उसका आभास मिलता है। फिर विद्योत्मा ने प्रश्न किया
इस बार कालिदास को लगा कि पहले तो आंख फोड़ने की धमकी दे रही थी, अब थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। तो मध्यस्थता करने वाले पंडितों ने कहा कि परम विदुषी, आपने कहा कि तत्व 5 हैं, भूत तत्व, और इन्होंने तो भाई कालिदास जवाब देते हैं कि अगर तू थप्पड़ दिखाएगी तो मैं मुक्का मार दूंगा, लेकिन पंडितों ने कहा कि आपने कहा तत्व 5 हैं, और इन्होंने जवाब दिया क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बनी शरीरा। विद्योतमा हार गई थी, विवाह हो गया था, लेकिन जैसे दोनों मधुचर्या को बैठे थे, पहली रात को चांदनी रात थी, दोनों छत पे विराजमान थे, तो कालिदास की बोली फूटती है और कहते हैं कालिदास, भो भो देवी देखा उटर, हे देवी देखो उटर, उष्ट्र होता है। क्या शब्द होता है? उष्ट्र। अब इन्होंने कहा उटर। तो कालिदास चूंकि एक लकड़हारा थे और संस्कृत भाषा पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, तो कहते हैं पाणिनि और पतंजलि कि संस्कृत के शुद्ध शब्द जब जन सामान्य में, आम आदमी में अशुद्ध हुए, विकृत हुए, बिगड़ गए, तो इसी से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। और आप बीच बचाव में नामवर सिंह को भी लाते हैं कि भाई अपभ्रंश भाषा एक तरफ संस्कृत के विकृत शब्दों का नाम है, तो दूसरी तरफ प्राकृत भाषा के विकृत रूप का नाम है। प्राकृत भाषा बिगड़ी तो अपभ्रंश, और संस्कृत के शब्द बिगड़े तो अपभ्रंश। आप और कई लोगों के भाई अपभ्रंश के जो व्याकरण रहे हैं हेमचंद्र, उनकी भी चर्चा करें। अगर ज़रूरत हो, समय है, बीपीएससी जैसी परीक्षा दे रहे हैं तो 2-4 नाम लिख सकते हैं कि हेमचंद्र ने कहा, उनकी एक रचना थी देसी नाम माला, कि किस प्रकार भाषा बिगड़ती आई। देसी नाम माला यानी देशज शब्द, उनका इशारा था संस्कृत के बिगड़े शब्द, फिर प्राकृत के बिगड़े शब्द, अपभ्रंश के बिगड़े शब्द। एक प्रकार देसी नाम माला जो है वह शब्दकोश है। उन्होंने इशारा किया कि प्राकृत के शब्द बिगड़ते गए तो अपभ्रंश, और अपभ्रंश के शब्द बिगड़ते गए तो अवहट। यानी यह तो तय है कि संस्कृत के बार बार बिगड़ने से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, प्राकृत भाषा के बिगड़ने से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। कुछ भाषाविदों ने यह माना, जैसे आचार्य द्विवेदी वगैरह की माने, भोलानाथ तिवारी की बात माने तो उनकी भी मान्यता लिख सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने यह माना कि जब सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत साहित्य से जुड़ी, व्याकरण से जुड़ करके एक स्थिर भाषा बनी, उसका प्रसार चारों तरफ हुआ, बृहत क्षेत्र की भाषा बनी, तो जन सामान्य के लिए फिर से कठिन हुई। ऐसे में सौरसेनी प्राकृत ही बिगड़कर अपभ्रंश के रूप में स्थापित हुई। दोस्तों, जब आप किसी भाषा का परिचय देते हैं तो परिचय में बहुत सी बातें आती हैं। उन बातों में एक तो जन्म कैसे हुआ, इसके अलावा जो दूसरी बात कि इस भाषा की काल सीमा क्या रही है, तो काल सीमा में चर्चा करें कि किस प्रकार 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के इर्द गिर्द अपभ्रंश की काल सीमा रही। कुछ भाषाविदों ने, कुछ आचार्यों ने, जैसे पंडित राजशेखर थे, संस्कृत के आचार्य भी थे, परवर्ती संस्कृत के आचार्यों में, तो अपभ्रंश की काल सीमा पर जब आप चर्चा करें तो लिखें कि इसकी काल सीमा 500 से 1000 ईस्वी रही है।
और लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में यह भाषा पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। फर्ज कीजिए कि आप 50 नंबर के लिए प्रश्न लिख रहे हैं, 10 नंबर के लिए लिख रहे हैं या 30-40 के लिए, सबका फॉर्मूला होता है आपके हाथ में। इन सबको एक एक लाइन में लिख करके भी ख़त्म करें तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। दोस्तों, आप लोग जीएस पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कौन सा संघर्ष हुआ था? इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजनैतिक शक्तियां लड़ रही थीं। कौन कौन? बंगाल बिहार के पाल, गुजरात के प्रतिहार और महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट। और किसके लिए ये तीनों शक्तियां लड़ रही थीं भाई? हर्ष की सत्ता विखंडित हुई थी। हर्ष की मृत्यु के बाद, जितना मुझे याद है, कन्नौज क्षेत्र के लिए। उत्तर प्रदेश में आकर बंगाल बिहार के पाल, गुजरात के प्रतिहार, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट लड़ भिड़ रहे थे। कहते हैं कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों के लिए भाषा चाहिए। भाई, आपको कोई हिब्रू में गाली दे, चीनी भाषा में गाली दे, सेमेटिक भाषा में गाली दे, आप क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। ऐसे ही आप उनको जाकर के भोजपुरी, मगही, मैथिली में, मारवाड़ी, अवधी में जाकर के उन्हें कुछ कहाइए, क्या वो समझेंगे? नहीं। इसलिए दुश्मनी के लिए भी एक भाषा चाहिए और दोस्ती के लिए भी एक भाषा चाहिए, है ना। वो ट्रेन वाला चुटकुला आपको याद होगा कि बहुत देर से एक सज्जन पूछ रहे थे, भाई साहब कितने बज गए? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। एक सज्जन सामने घड़ी पहने बैठे थे। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया। तब जब वो पूछने वाला सज्जन बीच में उतर के चल दिया तो पड़ोस में पास में बैठे हुए सज्जन ने घड़ी वाले सज्जन से पूछा कि आपने बार बार पूछने पर भी समय क्यों नहीं बताया? तो इन्होंने कहा कि झगड़ा हो जाता। वो भी तोतले थे, ये भी तोतले थे, इसलिए चुप रहने में ही भला था। यानी भाषा समाज का मेल भी दर्शाती है, मैत्री भी, और समाज के भीतर विभेद को भी जन्म दे सकती है। इसलिए हम देहात वाले कहते हैं कि इसी मुंह से मिठाई भी खाते हैं और इसी मुंह से जूते भी खाने पड़ते हैं। तो भाई, निर्णय अपने हाथ में है। दोस्तों, ये क्षेत्र कन्नौज का क्षेत्र था। 3 शक्तियां अलग अलग क्षेत्रों की, पूरब की, उत्तर पश्चिम की, दक्कन क्षेत्र की 3 शक्तियां टकरा रही थीं। क्या तीनों के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी? जाहिर सी बात है कि बंगाल बिहार में पूर्वी अपभ्रंश का उस समय प्रसार हुआ। गुजरात वगैरह में देखें तो नागर या पश्चिमी अपभ्रंश, समझिए, और महाराष्ट्र वगैरह में देखें तो दक्किनी या दक्षिणी अपभ्रंश। कुछ ऐसी ही बात थी कि 1000 ईस्वी, ये घटना लगभग 800 ईस्वी की थी, और अपभ्रंश कब पूरी तरह स्थापित हुई? 7वीं-8वीं शताब्दी में। कुछ ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक रूप से घटित हो रही थीं, इसने भी अपभ्रंश के प्रसार को, अपभ्रंश के स्थिर होने को कहीं ना कहीं प्रेरणा दी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जैसे ऐतिहासिक कारण भी थे जिससे अपभ्रंश विकसित हो रही थी। साथ ही कुछ साहित्यकार थे, जैसे बंगाल बिहार की बात करें तो सिद्ध संत थे।
इधर गुजरात वगैरह में देखें, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तो नाथ संतों का बोलबाला था। राष्ट्रकूट वगैरह से जुड़े जैन संत थे। सिद्धनाथ जैन किस भाषा में रचना लिख रहे थे? अपभ्रंश में। किसमें? जाहिर सी बात है, सिद्ध पूर्वी क्षेत्र के थे, पूर्वी अपभ्रंश। नाथ पश्चिमी क्षेत्र के थे, पश्चिमी अपभ्रंश। और जैन राष्ट्रकूटों के दरबार में बसे हुए थे, संरक्षण उनका प्राप्त था, दक्षिणी अपभ्रंश। यानी आप अब यहाँ से एक बात और दर्शा सकते हैं कि कोई भी भाषा विकसित होती है या स्थिर होती है तो कहीं ना कहीं राजकीय संरक्षण पाकर राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रसार के द्वारा, साहित्यिक प्रसार के द्वारा अपभ्रंश के स्थिर विकसित होने के पीछे साहित्य का योगदान रहा है। सिद्धनाथ जैन रचनाकारों ने इस भाषा को विकसित किया, स्थिर किया। कहीं ना कहीं राजनैतिक कारण भी जिम्मेदार रहे हैं। अब यहीं से आपके एक प्रश्न का दूसरा रूप निकल आएगा। क्या निकल आएगा? भेद। कि अपभ्रंश के कई भेद किए गए, आते हैं उस पर। लेकिन आप कुछ रचनाकारों की भी चर्चा करें जब आप परिचय दे रहे हैं। तो भाई अपभ्रंश के रचनाकारों में सिद्धनाथ जैन। अब ये नाम तो भाई कॉमन है, थोड़ा दो चार व्यक्तिगत नाम ले लें। स्वयंभू थे, पुष्पदंत थे, जिनदत्त सूरी थे, मेरुतुंग थे, कई रचनाकार, गोरखनाथ थे, धनपाल थे, भविष्यत कहा लिखने वाले। इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान जैसे लोग भी अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे। तो ये कुछ रचनाकार इसके थे। आगे आप कई नाम जानते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जब आप भेद की बात करें तो कई प्रकार के भेद बताए गए। कई आज के पढ़े लिखे शोधरत लोगों ने बताया, कुछ आचार्यों ने बताया। जैसे उन नामों में अगर देखें तो डॉक्टर याकोबी, डॉक्टर तगाड़े, मार्कंडेय आचार्य थे, नेमिनाथ, सबसे प्रचलित नाम ग्रियर्सन, इनकी भी चर्चा करें। राहुल सांकृत्यायन की चर्चा करें। क्या क्या बताएं? किसने किसने भेद किया मैं तो बता देता हूँ। आप में से भी बहुत से लोगों ने लिखा है उत्तर में, लेकिन भाई भूल गए तब क्या करेंगे? तो एक सिंपल फॉर्मूला बनाइए कि अलग अलग भाषाविदों ने, आचार्यों ने, भाषा शास्त्रियों ने और साहित्य के इतिहासकारों ने अपभ्रंश के अलग अलग भेद बताए। किसी ने बताया पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। ये डॉक्टर तगाड़े ने बताए थे। किसी ने कहा कि अपभ्रंश के और भी भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ये याकोबी ने कहा कि 4 भेद थे। मार्कंडीय जैसे लोगों ने कहा कि 3 भेद हैं। क्या क्या? नागर, उपनागर, ब्राचड़। ब्राचड़ सिंध में बोली गई अपभ्रंश। उपनागर को राजस्थान में प्रसारित देखा गया। राजस्थानी अपभ्रंश उपनागर को ही अपभ्रंश की बड़ी बेटी या जेठा बेटी की उपमा दी गई। और नागर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात क्षेत्र, कृष्ण वहाँ गए तो नटवर, नागर, नंदा हो गए गुजरात क्षेत्र। ऐसे ही नेमी साधु वगैरह ने यह कह दिया कि भाई एक तो उपनागर है राजस्थान में, जो देहाती क्षेत्र में है वो ग्राम्य है, और यादव क्षेत्र में जो प्रसारित हुई वह आभीर है। इतना ही नहीं, ग्रियर्सन इसके कई भेदों की चर्चा करते हैं। राहुल सांकृत्यायन भी इस बात का उल्लेख करते हैं कि मगध क्षेत्र में जो अपभ्रंश गई मागधी, मथुरा क्षेत्र में जो गई सौरसेनी, दोनों के बीच में जो प्रसारित हुई वह अर्धमागधी। ऐसे ही पहाड़ी क्षेत्र में खस अपभ्रंश, राजस्थानी क्षेत्र में राजस्थानी अपभ्रंश, सिंध क्षेत्र में ब्राचड़ अपभ्रंश। तो कई भेदों की चर्चा की गई। दोस्तों, इतना लिखने के बाद
क्या आपको लगता है कि इतना लिख पाएंगे आईएएस की परीक्षा में? लेकिन अगर इनमें से एक एक पंक्ति आपने लिख दी, कैसे? सुनिए ध्यान से। अपभ्रंश संस्कृत भाषा से विकृत रूप या प्राकृत भाषा के विकृत रूप का नाम है। अपभ्रंश अप और भ्रंश से विकृत शब्द है। इसे तृतीय प्राकृत के नाम से भी जाना गया। पाणिनि, पतंजलि, राजशेखर, डॉक्टर नामवर सिंह, भोलानाथ तिवारी जैसे आचार्यों भाषाविदों ने इस बात को सामने रखा या यह तर्क दिया कि अपभ्रंश या तो संस्कृत के विकृत शब्दों का नाम है या प्राकृत भाषा या सौरसेनी प्राकृत के विकृत रूप का नाम है। अपभ्रंश के कई भेद किए गए। इसकी काल सीमा 500 से 1000 ईस्वी रही और इसके कई रचनाकार प्रसिद्ध रहे। कई रचनाएं इसमें लिखी गईं। कई रचनाएं हैं भाई। पौंचरियु का नाम सुना होगा आपने, नाय कुमार चरियु, जसहर कुमार चरियु, पद पुराण, ऐसे ही महापुराण, भविष्यत कहा, मेरुतुंग की जो रचना है प्रबंध चिंतामणि, के कई प्रकार की रचनाएं लिखी गई। ऐसे ही जो जैन धार्मिक रचनाएं हैं, जीवदया रासो, भरतेश्वर बहुबली रास, चंदन बाला रास, कई रचनाएं लिखी गई। क्या एक पैराग्राफ में लिख दिए? यानी एक प्रश्न को एक पैराग्राफ में। एग्जामिनर को लगेगा कि ये रटा नहीं है, समझा है, पढ़ा है। और फिर जब अधिक अंक के लिए देने लगती हैं तो इन सभी बातों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, आइए किसी भाषा की विशेषता, यानी देखिए ये उत्तर का पहला भाग है, भूमिका, जिसे हम लोग तैयार किए थे। तो भूमिका में जन्म, भेद, काल सीमा, रचना, रचनाकार, इन बातों की चर्चा करके आए। फर्ज कीजिए कि अब उत्तर का हम भाग 2 तैयार करें, विशेषताएं। विशेषता का क्या मतलब होता है? किसे कहते हैं विशेषता? दोस्तों, भाषा की जब विशेषता लिखिए, ये पहला भाग, दूसरा भाग, जब विशेषता लिखें, ऐसे यह बड़ा प्रश्न है विशेषता, लेकिन आपको छोटे और बड़े दोनों रूपों में लिखने की कला से जोड़ने की कोशिश है मेरी। दोस्तों, किसी भी भाषा के मुख्यतः 4 तत्व हैं: ध्वनि, शब्द, व्याकरण या वाक्य और अर्थ। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है, कैसे? कलम, कलम। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, कलम से लिखो, कलम नई है। और वाक्य के मेल से अर्थ की उत्पत्ति होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा के कितने तत्व हैं? 4। जब आप इन चारों तत्वों पर चर्चा कर लेते हैं तो आपकी विशेषता तैयार हो जाती है। यानी अपभ्रंश की विशेषता दर्शाने के लिए आपको अपभ्रंश की ध्वनिगत विशेषता दर्शानी पड़ेगी, अपभ्रंश की व्याकरणगत। याद रखिएगा, वाक्य कुछ और नहीं, व्याकरण को ही जन्म देता है। बोलिए मेरे साथ, वाक्य कुछ और नहीं, शब्दों की क्रमागत व्यवस्था है। मैं घर जाता हूँ, और ये जो शब्दों की क्रमागत व्यवस्था, यही व्याकरण है। कैसे? मैं करता, घर कर्म, जाता क्रिया, हूँ सहायक क्रिया।
यानी वाक्य की परिभाषा सुनिए, व्याकरण पर आधारित शब्दों की व्यवस्था ही वाक्य है। मतलब वाक्य व्याकरण से ही जुड़ा है और वाक्य से ही गद्य का जन्म होता है और गद्य के जन्म में व्याकरण की मुख्य भूमिका है। इसलिए हिंदी साहित्य में आप देखिए व्याकरण का जन्म कब होता है? आधुनिक काल 19वीं शताब्दी में। इसलिए हिंदी गद्य का जन्म भी आधुनिक काल में। आप किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य कामता प्रसाद गुरु, इनका नाम सुने हैं। इनका लाभ लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लोगों ने हिंदी के व्याकरण को स्थिर करने की कोशिश की और ये वही काल था जब गद्य का विकास भी आरंभ हुआ। व्याकरण नहीं तो वाक्य नहीं, वाक्य नहीं तो गद्य नहीं। तो जब अपभ्रंश की विशेषता लिखिए तो अपभ्रंश की ध्वनिगत विशेषता, व्याकरणगत विशेषता और शब्दगत विशेषता पर चर्चा करें। और साथ ही यदि अपभ्रंश का अर्थ, अब ये अर्थ क्या है? क्या अपभ्रंश का अर्थ हिंदी में शामिल किया गया? भाई अर्थ का मतलब ही होता है उद्देश्य, प्रयोजन, है या ना? तो क्या हिंदी के विकास में अपभ्रंश का कोई प्रयोजन या योगदान था? अगर इसे लिखें तो उत्तर तैयार, लेकिन ये सब बड़े प्रश्न हैं। परिचय भेद भी बड़ा प्रश्न है, विशेषता बहुत बड़ा प्रश्न है और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। लेकिन कैसे इसको तैयार करें? पहले तो ये समझिए कि किसी भी भाषा की जब विशेषता लिखेंगे तो इसके कितने पार्ट करेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर ये बात भी समझ में आएगी कि भाई ध्वनियों के भेद हैं, स्वर और व्यंजन, है या ना? अब अपभ्रंश की कौन सी स्वर ध्वनियाँ किस प्रकार प्रयुक्त हुई हैं, व्यंजन ध्वनियाँ किस प्रकार प्रयुक्त हुई हैं, इसके लिए आपको कंप्लीट ध्वनि संरचना और व्याकरण संरचना पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। उस पर 2-3 क्लास में जा कर के, उससे भी ज़्यादा, कम से कम 5 प्रश्न एक साथ मिला के दिए जाएंगे, तब वो बात समझ में आएगी। तो स्वरगत विशेषता में जब आप लिखते हैं स्वरागम, स्वरयोग, एक ही बात है दोनों, स्वरलोप, क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, अपभ्रंश का उपांत्य स्वर या उपधा स्वर। इतना ही नहीं, अपभ्रंश में आ स्वर किस प्रकार बदला, री स्वर के साथ क्या हुआ, अय और औ जैसे संयुक्त स्वर किस प्रकार संध्या स्वर या संध्याक्षरों में बदल गए। कैसे? ऐ में बदल गया, औ में, चौकट नहीं चौकट, औषध नहीं औषध या औख। जैसे अपने अध्यात्मों में बोलते हैं चैत्र नहीं चैत, ऐ, पैसा नहीं पैसा। उसी प्रकार री स्वर किस प्रकार या तो री में बदल गया या ई में या ऊ में या अर में। स्वरागम किसे कहते हैं? अर्ध व्यंजन में एक स्वर आ जाए, कर्म से कर्म, धर्म से धर्म, उसे ही स्वर योग या स्वर भक्ति भी कहते हैं, वर्ष से बरस। समझिए, स्वरलोप क्या है? शब्द के आरंभ का स्वर यदि लुप्त हो जाए। कैसे भाई? जब हम लोग कहते हैं कि इकट्ठा, और पश्चिमी क्षेत्र में लोग कहते हैं कट्ठे आना, 81 को लोग कहते हैं 81, तो ऐसे ही आभीर कैसे अहीर में बदल गया, यानी दीर्घ स्वर टूट के छोटा हो गया या स्वर का लोप हो गया।
क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है भाई? किस प्रकार धर्म धाम में बदल गया। संस्कृत का धर्म, पाली प्राकृत में धम्म, उससे धाम। पाली प्राकृत में द्वित्व आए, एक ध्वनि दो बार आए तो उसे द्वित्व कहती, और अभ्रंश अवहट में इन द्वित्वों में एक का लोप हुआ। तो दोस्तों, जब हम इन स्वरगत विशेषताओं के साथ साथ व्यंजनगत, क्योंकि ध्वनियों के दो ही तो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनगत विशेषताओं में महाप्राण ध्वनियों का क्या हुआ? अल्पप्राण का महाप्राणीकरण। व्यंजनगत ध्वनियों में घोषीकरण की चर्चा करें, दिखाएं। व्यंजनगत ध्वनियों में यश श्रुति का परिवर्तन, अकारण अनुनासिकता को दर्शाएं। फिर दर्शाएं व्यंजनगत ध्वनियों में कि अभ्रंश में उत्क्षिप्त ध्वनियाँ ड़ ढ़ नहीं थीं। फिर दर्शाएं कि पंचमाक्षर अभ्रंश में अंग और ञ के प्रयोग लगभग नहीं देखे गए, बहुत कम देखे गए। फिर दर्शाएं कि अभ्रंश में न ध्वनि ण में देखी गई, य ध्वनि ज में, व ध्वनि ब में, म ध्वनि व में, ल ध्वनि र में। आपको समझ होनी चाहिए कि स्वर ध्वनियाँ क्या क्या, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ। स्वरों के चार भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। ऐसे ही व्यंजन के भी कई भेद हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन ध्वनि क ख ग घ से लेके प फ ब भ म तक। अंतस्थ व्यंजन ध्वनि य र ल व तक। उष्म व्यंजन ध्वनि तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य स। ऐसे ही अल्पप्राण महाप्राण ध्वनि पहली, तीसरी, पांचवी अल्पप्राण होती है, दूसरी चौथी महाप्राण। फिर घोष, अघोष और घोष ध्वनि, भाई पहली दूसरी अघोष होती है, तीसरी चौथी पांचवी घोष होती है। इसी प्रकार दिखाएं नासिक निरनुनासिक ध्वनि, पहली दूसरी तीसरी चौथी निरनुनासिक बिना नाक के। तो इतनी बातों को दर्शाने के बाद तब व्याकरणगत विशेषता लिखते हैं कि अभ्रंश में संज्ञा का रूप कैसा, सर्वनाम कैसा, क्रिया कैसी, विभक्ति परसर्ग कैसे आए, अपभ्रंश में किस प्रकार जो परसर्ग रूप थे वो सहज होते गए। सहज होने का अर्थ कि पाली प्राकृत से विकसित हो रहे थे, किंतु संस्कृत में परसर्ग नहीं थे। संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग था। संस्कृत की विभक्तियाँ 24 थीं, धीरे धीरे घटने लगीं। अपभ्रंश के काल तक आते आते मात्र 6 विभक्ति, प्रारंभिक हिंदी में मात्र 4। विभक्तियों में लगातार कमी के कारण भाषा निर्विभक्तिक हुई। इससे अर्थ की जटिलता उत्पन्न हुई, भाषा जटिल होने लगी, फलस्वरूप परसर्ग गढ़े गए। संस्कृत में विभक्ति थी, इसलिए संस्कृत संश्लिष्ट भाषा थी, चिपकी हुई। कैसे? लोग कहा करते थे सह पादेन खंज। देखिए पादेन, इसी में विभक्ति लगी है, लेकिन इसे ही अपभ्रंश या हिंदी में वह पैर से, पादेन को पैर और से, जो परसर्ग है, पर यानी बाद, सर्ग यानी रचना, शब्दों के बाद में जो लगे। भाई बालकस्य संस्कृत में, लेकिन हिंदी में लड़के का। अरे हाँ या ना, मह्यम मुझको, या जो संप्रदान कारक का परसर्ग है के लिए। ऐसे ही वृक्षात पत्राणि पतंती, मात्र 3 शब्द में संस्कृत का काम हो गया, लेकिन यही हिंदी में पेड़ से। देखिए ये 2 वस्तुएं जब अलग होती हैं तो अपादान कारक, तो अपादान कारक का परसर्ग हिंदी में क्या है? कारकीय चिन्ह से, कर्ण का भी से, है ना। हिंदी में जब वाक्य बनाएंगे तो पेड़ से पत्ते गिरते, मतलब विभक्ति संस्कृत में थी, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा थी, जबकि परसर्गों के कारण अपभ्रंश या हिंदी में विश्लिष्टता आई। देखिए इधर योगात्मकता, वियोगात्मकता, परसर्ग बनाए गए। इतना ही नहीं,
आप बहुत सी चीज़ों को सामान्य रूप में व्याकरण में दर्शा सकती हैं। इन पर अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। अब छोटे छोटे जब टॉपिक की बात करेंगे, टिप्पणी के मुद्दे देंगे, तो एक एक बात सीखने लगेंगे हम लोग। कैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन की 3 व्यवस्था। अब भ्रंश में द्विवचन खत्म हो गया, उसकी जगह द्विवचन की जगह संख्या का प्रयोग हुआ, संख्यात्मक प्रयोग। हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में बालको था, हिंदी में 2 लड़के, है ना भाई। संस्कृत में लिंग की 3 व्यवस्था थी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब भ्रंश में नपुंसकलिंग नहीं देखा गया। ऐसे ही एक वचन बहुवचन में कैसे बदला। इतना ही नहीं, विशेषण के कौन कौन से रूप थे। आज विशेषण के 4 रूप पढ़ते हैं ना, संख्यावाची विशेषण, गुणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्या ये विशेषण अब भ्रंश में थे? और बहुत आसान है, यकीन मानिए आप में से बहुतों ने वाकई बहुत अच्छा लिखा है। तो व्याकरण का अर्थ क्या है कि भाई संज्ञा कैसी, तो आप दिखाएंगे कि अब भ्रंश में संज्ञाओं के 2 ही वचन देखे गए, एक वचन, बहुवचन। अब भ्रंश में संज्ञाओं के 2 ही लिंग देखे गए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। फिर दर्शाएंगे सर्वनाम कि अब भ्रंश के जो सर्वनाम थे वो कैसे थे भाई। कहीं मई था, कहीं हूँ था, कहीं अम्ह था, कहीं अम्हई। अब हिंदी के जो सर्वनाम इन्हीं से तो बने, मई से मैं, हूँ से हम, अम्ह से हम, अम्हई से हमारा, अम्हार से हमारा। तो सर्वनाम को दर्शाएंगे। फिर क्रिया के कुछ रूप हैं 3 काल में। वर्तमान काल की क्रिया भ्रंश में कैसी देखी गई, जैसे पंडिय सयल सत्थ बखाणई, या जैसे कबीर कहते हैं पंडितवाद वदंते झूठा। तो आप देखिए जो सिद्ध संत हैं, आयम वेय पुराणे ही पंडीयमाण बहंती तीतः अंति। अभी आपको लग रहा है कि बहुत जटिल है। जो लोग ऐसे भी यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं हमारे दोस्त, जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े ही रहें। उस ग्रुप का आपको कई लाभ मिलेगा, उसमें कई तरह की PDF फाइल भेजते जाएंगे, आंसर खुद लिख करके भेजेंगे। उस ग्रुप का एक अपना लाभ है ना। लेकिन ऐसे भी जो लोग YouTube से जुड़े हैं तो कुछ पिछले वीडियोस को देखिएगा जहां अपभ्रंश पर पूरी चर्चा है, या एक मुद्दे को देखिएगा भाषा विज्ञान की संकल्पनाएं, तो उसमें ये स्वरागम, स्वरयोग, ये सारी चीज़ें आई। दोस्तों, तो क्रिया के भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल रूप को लिखने के बाद कुछ और क्रियाओं को भी दर्शा सकते हैं। भाई कुछ और क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे संयुक्त क्रिया क्या है, जैसे पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इन रूपों को भी दिखा सकते हैं। संज्ञार्थक क्रिया, व्याकरण का अर्थ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विभक्ति, परसर्ग, लिंग, वचन, यही तो होता है। लेकिन एक छोटी समझ चाहिए, तभी इस प्रश्न का बहुत बढ़िया उत्तर लिखेंगे, अदरवाइज हमेशा रटते रहेंगे, जबकि रटंत कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बात है। हिंदी में हम लोग भूतकाल कैसे बोलते हैं, वह आया गया बोलते हैं, यानी हिंदी में भूतकाल की क्रिया या प्रत्यय से लिखी जाती है। अब भ्रंश में भी या प्रत्यय से। कबीर भी इसका प्रयोग करते थे, सतगुरु हमसों रीझ कर कहया एक परसंग, नैना निर्झर लाइया बरस्या बादल प्रेम का। आज भी हरियाणा में बोलते हैं कि कर रिया है ना, कठे जा रिया है। तो अपभ्रंश में भी यही रूप था, भला हुआ जो मारिया, देखिए है ना। उधर मेरुतुंग तिखा तुड़िया न माणिया, गोरी गली न लग्गू। तो ये क्या है, भूतकाल की क्रिया या प्रत्यय से। बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं और बहुत स्कोरिंग है भाषा विज्ञान। खूब ढंग से पढ़ करके इसको लिख दें, सारे अंक अपने हो जाते हैं। ऐसे ही जब शब्दकोशीय या शब्दगत विशेषता, शब्दों की जो श्रेणियां हैं, ऐसे तो कई श्रेणियां हैं, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, संधि समास के आधार पर, उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर कई श्रेणियां हैं। ये भी एक प्रश्न आता है, शब्द रचना की श्रेणियां,
या शब्द रचना की व्याकरणिक कोटियाँ? पूछा गया सवाल है, बताएंगे उस पर। लेकिन सिंपली 4 प्रकार के शब्द होते हैं भाई, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। अपभ्रंश की जो काल सीमा थी 500 से 1000 ईस्वी। अब सोचिए 1000 ईस्वी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं अरब वाले भारत में आने लग गए थे 712 ईस्वी में। 1000 में तो बहुत से लोग आने लग गए थे। गुलाम वंश वगैरह को देखें तो 1200 इसके लगभग तुर्क, मंगोल, मुगल भी कहीं ना कहीं छिटफुट आक्रमण कर रहे थे। तो जब विदेशी आएंगे तो विदेशी शब्द फैलेंगे, तो दिखाएंगे अपभ्रंश की काल सीमा विदेशी शब्दों की उत्पत्ति को भी दर्शाती है। अपभ्रंश बना कैसे? संस्कृत के बिगड़ने से। संस्कृत बिगड़ करके तद्भव शब्दों को जन्म देती है। यानी तत्सम शब्द जब बिगड़ जाए, हस्त से हाथ, ये सब क्या है? क्षतिपूर्ति, दीर्घीकरण, स्वरागम। कर्म से कर्म, धर्म से धर्म, हस्त से हाथ, मस्तक से माथा, अल्पप्राण का महाप्राणीकरण, शुष्क से सूखा, पुष्कर से पोखर। तो अपभ्रंश की विशेषताओं से तद्भव शब्दों का जन्म हुआ। अपभ्रंश चूँकि क्षेत्रीय बोली या भाषाओं की उत्पत्ति से भी जुड़ी भाषा है, ऐसे में देशज शब्द जन्म ले रहे थे। तत्सम शब्द अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि संस्कृत के ही शब्द तो चले आ रहे थे और आज भी सुरक्षित हैं। जैसे भाई किरण, जैसे पुष्प, जैसे कमल, आज भी हम लोग बोलते हैं। हस्तरेखा, ज्योतिष विज्ञान, जल, यात्रा। तो अपभ्रंश में तत्सम शब्द अब भी बने हुए थे। तद्भव शब्द बिगड़ने से बन रहे थे। क्षेत्रीय रूपों से देशज, ग्रामीण शब्द जन्म ले रहे थे और विदेशी आक्रांताओं के कारण विदेशज शब्द। क्या तैयार कर लेंगे? अगर इतना तैयार कर लेंगे तो एक बार फिर से लिखिए, रटंत नहीं। YouTube पे भी देखेंगे कि मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए, भाई ज़रूरी नहीं कि आप मेरी क्लास में पढ़े हों या ना पढ़े हों, दिल में ममता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, अपनापन, तो कहीं से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। कल भी कहा था कि राजकीय सुविधाओं में पढ़ने वाले अर्जुनों से बेहतर है दूर दराज किसी गुरुद्रोण की मूर्ति बना करके एकलव्य बन जाना। ढंग से मेहनत कीजिए, भरोसा कीजिए, आपको हिंदी में फेल नहीं होने दूंगा। आप अपना जीएस संभालिए, आप ढंग से मेहनत कीजिए। आपकी जो श्रद्धा है वो आप अर्पित कर सकती हैं। आप में जो स्नेह है उसे चढ़ाने से किसने रोका? प्रेम को किसी बांध में बांध पाएंगे आप? नहीं। आप अपनी मेहनत कीजिए। हमारी जो मेहनत है या हमारा जो दायित्व है, हम उससे नहीं भटकेंगे। तो YouTube में भी आप देखेंगे कि इस पर कई वीडियोज़ हैं, कई क्लासेस इस पर पड़ी हुई हैं। कैसे? भाषा विज्ञान की संकल्पना है, उसमें देखेंगे सब विस्तार से। स्वरागम क्या है, स्वरलोप क्या है, क्षतिपूर्ति, वो टॉपिक है। भाषा विज्ञान को समझने के आवश्यक पहलू, भाषा विज्ञान की आवश्यक संकल्पनाएं, ध्यान से सुनिए। ध्वनि संरचना, उन सबको देखिएगा तो ये सारी बातें समझ में आएंगी, है ना? जब इसको समझेंगे तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान कैसे? किसी भी भाषा का 2 ही तो क्षेत्र होता है, एक बोलचाल, एक साहित्य। भाई भाषा के 4 ही तो तत्व हैं, ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अर्थ। तो क्या हिंदी की ध्वनियों पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा? क्या हिंदी के शब्दों पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा? देखिए इधर, यहीं पर उदाहरण है। क्या हिंदी के व्याकरण पर अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा? बोलिए, अपभ्रंश में भी 2 वचन थे, एक वचन, बहुवचन। हिंदी में भी 2 वचन। अपभ्रंश में भी 2 लिंग, हिंदी में भी 2 लिंग। अपभ्रंश के जो भी परसर्ग थे, जैसे आप देखेंगे को है, केर है, केरा है, मह है, माह है, इन्हीं से तो हिंदी के परसर्ग बने, में, पै, पर, है ना? केर से का, के, की, सो, सौ, सण से सो। तो हिंदी के जो कारकीय चिन्ह हैं या प्रीपोजिशन हैं वो अपभ्रंश से ही बने।
इतना ही नहीं, यदि साहित्य में देखें तो बहुत सी चीज़ें अपभ्रंश से आईं। अपभ्रंश के छंद हूबहू हिंदी में अपनाए गए। स्वयंभू पुष्पदंत जैसे लोगों ने पद्धड़िया बंध लगाया था, धत्ता दिया था एक छंद में दूसरे छंद का। इसे ही तुलसी और जायसी ने हिंदी में कड़वक शैली अपना लिया। अब बहुत बाल लीला चित्रण को देखें, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा की वास्तविक शुरुआत अपभ्रंश में ही हुई। स्वयंभू का पौंचर्यु अपभ्रंश में राम कथा है, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया और पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेदव्यास कहा गया। ऐसे ही हेमचंद्र जो अपभ्रंश के रचनाकार थे, उन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा गया। तो अपभ्रंश के क्या प्रभाव थे, जब इसको खूब अच्छी तरह समझेंगे ध्वनियों को तो ढंग से लिख पाएंगे। इसीलिए जो अगले सप्ताह हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें 2 मुद्दे उठाएंगे। पहला मुद्दा कि हिंदी की ध्वनि संरचना क्या है, और दूसरा मुद्दा उसमें हम लोग लेंगे कि किन कारणों से अपभ्रंश दिनों दिन सहज होती गई और हिंदी के निकट पहुंची। तो आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। कृपया करके 3 क्लास को, 3 वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, मानक हिंदी की ध्वनि संरचना, भाषा विज्ञान के आवश्यक पहलू, भाषा विज्ञान की संकल्पनाएं, भाषा विज्ञान की संकल्पनाएं, भाषा विज्ञान के आवश्यक पहलू। आप देखेंगे कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो बिल्कुल कपड़े भी नहीं थे। तब मैं घर पे एकदम बैठा हुआ था, बहुत दूर दराज कहीं जाके कोने में, गांव में, तो भी हर रोज़ कुछ न कुछ आपके लिए बना के 10-10 मिनट, 5-5 मिनट का डालता रहा। तो ये उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। भाषा विज्ञान को समझने के आवश्यक पहलू, आप जाकर के वहाँ जो उसको क्या कहते हैं, सारे वीडियो को एक जगह ले आते हैं, पता नहीं क्या किस शब्दावली में आप लोग उसको बोलते हैं कि ये बना दीजिए, हाँ प्लेलिस्ट बना दीजिए। उस प्लेलिस्ट में जाकर के प्रवेश करके ज़रा दस्तक तो दीजिए, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, उनको देखिए और मज़ा आएगा। सब पे 10-10 लाइन की परिभाषा लिखाने की कोशिश किया हूँ कि ये है क्या, ये क्यों, ऐसा क्यों, महाप्राण का क्या अर्थ है, अल्पप्राण क्या है, अंतस्थ क्या है, उष्म ध्वनियाँ क्या हैं, तब जाकर के ये दोनों उत्तर ढंग से लिखा जाएगा। इतना ही नहीं, आवश्यक व्याकरणिक पहलू पर भी क्लास है कि भाई पूर्वकालिक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, उसको भी ज़रा देखें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। 3 तारीख के लिए जो हम लोग आंसर सीरीज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें फिर से कविता उठाइए, और इस बार कविता में 2 प्रश्न हैं एक ही रचनाकार से, क्योंकि ये रचनाकार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हिंदी साहित्य में लोक मंगल की चेतना से भरा हुआ सबसे प्रखर रचनाकार, आचार्य शुक्ल ने जिसे सबसे बड़ा रचनाकार माना, ग्रियर्सन ने जिसे गौतम बुद्ध के पश्चात सबसे बड़ा समन्वयकारी कहा, विंसेंट स्मिथ ने जिसे मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा, और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जिसे हिंदी का जातीय कवि कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोक मंगल की स्थापना वही कर सकता है जो सामंजस्य करे, 2 विरुद्धों का सामंजस्य करने वाला ही लोकनायक हो सकता है, कोई और नहीं, तुलसीदास। तो दोस्तों 3 फरवरी के लिए 2 मुद्दा। पहला, तुलसी या राम काव्य धारा की विशेषताएं। देखिए, साहित्य का इतिहास भी हो गया और कविता खंड भी, और दूसरा कवितावली
की मूल संवेदना। यानी दोनों ही मुद्दे तुलसी से जुड़े हुए हैं, इनमें से एक पक्का आता है। भाई राम काव्य धारा तैयार कर लीजिए या तुलसी की मूल संवेदना, तो चाहे रामचरितमानस की संवेदना हो या कवितावली की हो, विनय पत्रिका की हो, आप पूरा तुलसी तैयार कर लेंगे। तो इनको लिखिए किस तारीख के लिए? 3 फरवरी के लिए। मेरा मन नहीं भरा है अपभ्रंश से, क्योंकि जो लोग क्लास नोट्स वगैरह पढ़ते हैं खूब ध्यान दीजिएगा कि अपभ्रंश के आने से पहले 15 दिन तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ाता रहता हूँ। मेरी क्लास अपभ्रंश से नहीं शुरू होती, उसके पहले 15 दिन स्वरागम क्या है, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है, परसर्ग बहुलता किसे कहते हैं, मानक हिंदी क्या है, ध्वनि संरचना क्या है, बोली भाषा का क्या अंतर है, तब अपभ्रंश में तो लगता अरे ये था इतना आसान। तो थोड़ी मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार दुलार। नमस्ते दोस्तों।